हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? पढ़ाई लिखाई सब चल रही है? चलिए तो ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तो सबका एग्जाम भी नजदीक आने वाला है और कुछ लोगों का मिड टर्म एग्जाम भी चल रहा है। तो चलिए आज न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो अभी दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, दैट इज रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में आज इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आज का इंट्रोडक्शन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन होने वाला है यहाँ पे। तो चलिए पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्या है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा डायग्राम, दैट इज एनसीईआरटी का, आपको जो भी फ्रंट पेज का मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको दिखा दिया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे कुछ समझने को है नहीं, ये कुछ डायग्राम वगैरह दिख रहा है कुछ है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आपको मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ इनके, कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे कि भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। मैं यहाँ पे एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ आपको। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहली बात कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। जैसा कि आप 9th में पढ़े भी होंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मैं पूरा डिटेल यहाँ पे समझाने वाला हूँ एक एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो अच्छे से समझो, पढ़ो और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, चैप्टर को अच्छा करो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कितने वेरिएबल, यहाँ पे वन वेरिएबल की बात की जा रही है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू मतलब फिक्स्ड ना हो, चेंज होती रहती है, वेरीज करे, ठीक है ना। जैसे एक्स वाई जेड आप इसको मानते हो। सम क्वेश्चन में अगर एक्स निकालो समथिंग आंसर आता है 2 आता है, समथिंग 3 आता है, कभी 5 आता है, कभी -1/2 आता है। तो ये वेरीज करती रहती है हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल, वेरीज करती रहती है, ठीक है ना। तो जरा देखो वन वेरिएबल की बात करें, जैसे मान लो x + 3 = 0 ले लिया, तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। डिग्री जिसका 1 होता है लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जिसका 2 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है। जैसा कि मैंने पॉलिनोमियल में आपको बताया था, डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको देख सकते हो डिग्री 1 बिकॉज पावर 1 है। अगर आपको डिटेल समझना है तो वहां पे जाके आप पॉलिनोमियल चैप्टर देख लो, ठीक है। तो अब ये डिग्री 1 है, x वेरिएबल है, इसका पावर 1 है, तो डिग्री 1, इसलिए लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पे एक ही वेरिएबल x है, ओनली वन वेरिएबल है ना, सिर्फ वन वेरिएबल है, तो इसलिए बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलो तो इसके सॉल्यूशन जीरोस निकालो। पूछता है कि व्हाट इज द जीरोस ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, तो भाई x की वैल्यू निकाल दो। x = व्हाट? -3 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। मतलब ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? -3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 5x + 9 = 10 ले लिया। अब इसका 0 निकालो, यानी आप x निकालोगे, ठीक है ना, x निकालोगे। तो 5x = 10 और ये ट्रांसफर -9। भाई ये कितने वेरिएबल यहाँ पे है? 1 वेरिएबल है, क्योंकि सिर्फ x दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अगर वही x के साथ y आ गया होता, अगर एक और वेरिएबल ऐड हो गया होता, तो फिर मैं बोलता कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। खैर उसको मैं डिस्कस करूंगा बाद में। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसलिए बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्यों वो लीनियर? क्योंकि डिग्री इसका 1 है और एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए बोलेंगे 1 वेरिएबल। चलो इसके 0 या इसके सोल्यूशन निकालो, इसको सोल्यूशन निकालो। तो सोल्यूशन का मतलब क्या? x की वैल्यू निकालो। तो 5x = 10 - 9 1, यानी x = 1/5। इतना आसान है बच्चे, इतना आसान है, बहुत ही आसान ये चैप्टर है, जरा समझ के करो, ठीक है। चलिए तो ये तो बात होगी। अब इसका एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। 5x - 10 = 12 है, ये भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। x - 9 = 13 है, ये भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। x - 5/3 = 1/2 है, ये भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। इन सब में देख सकते हो डिग्री 1 1 1 है और सब में एक ही वेरिएबल x है, ठीक है। चलो तो इनका जनरल फॉर्म पूछ लेता है बेटा कि बताओ जनरल फॉर्म क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा।
तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको याद रख लें, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, a कभी 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो a और b क्या है आपका, a एंड b क्या है आपका, आर रियल नंबर्स, क्या है, रियल नंबर्स, ये आपके रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। a और b रियल नंबर्स है, लेकिन a कभी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये जनरल फॉर्म हुआ ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, तो आपको देख सकते हो नोट्स बनाना है तो नोट्स भी बनाते जाओ, ठीक है ना। नोट्स वगैरह मैं यहाँ पे आपको दिखा दिया, पहले मैं आपको समझा दिया, फिर यहाँ पे नोट्स है, देखो आप समझ सकते हो। एन इक्वेशन देख सकते हो यहाँ पे, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax इज इक्वल टू बी लिखो या ax प्लस b इज इक्वल टू 0 लिखो, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसी को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल 2x इज इक्वल टू 5 इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इट्स सॉल्यूशन क्या होगा, 5/2 होगा। तो अब 2x इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 5/2, यानी आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया। अब बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो नोट्स बनाते जाओ बेटा, नोट्स बनाते जाओ, मैं आपको नोट्स भी पूरा लिखा दे रहा हूँ, पहले मैं समझाता हूँ, ऐसे पहले समझ लीजिए, समझने के बाद फिर आपको नोट्स में आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है, आप लिख सकते हो। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एकदम आराम से पढ़ो बेटा, कूल माइंड होगी, जैसे आपके नॉर्मल क्लासेस में कराए जाते हैं वैसे ही मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ आपको, 1% टेंशन की बात नहीं है, आप बस क्लास अटेंड करो, एवरीडे पढ़ो, बहुत अच्छा स्कोर करोगे, भरोसा रखो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब जरा देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल रहा है, वेरिएबल दो हो गए हैं लेकिन इक्वेशन अभी भी लीनियर है, यानी उसका भी डिग्री अभी भी क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि पहले अभी हमने बताया आपको कि लीनियर इक्वेशन यानी डिग्री 1 है और 1 वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है यानी डिग्री तो 1 होगा लेकिन वेरिएबल 2 आ जाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, अब ये बताओ डिग्री क्या है, 1 है दोनों में। देखो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, अब ये मत करना कि 1 + 1 2 हो जाएगा, नहीं भाई ये अलग अलग है, तो इसलिए इसका और इसका पावर 1 1 है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन होगा। लेकिन वेरिएबल कितने आ गए, अब जरा चेक कर लो, वेरिएबल कितने आ गए, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल x एंड y, इसलिए बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 12, ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल है और इनका डिग्री 1 होगा, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही 7x माइनस 12y इज इक्वल टू 11, कुछ भी ले लो आप, बस 2 वेरिएबल होना चाहिए x और y, तो उसी को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। तो ये अब देखो इसके सॉल्यूशन की अगर बात कर लो, इसके सॉल्यूशन की बात कर लो, तो अगर हम बात करेंगे x और y की बात करेंगे तो x और y कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, यहाँ पे कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, तो सॉल्यूशन यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। कितने सॉल्यूशन होंगे, क्यों, बिकॉज x और y ये डिपेंड कर रहा है कि आप अगर x की वैल्यू कुछ भी लो, हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 0 1 2, अगर 2 वेरिएबल है तो भाई सॉल्यूशन ऑब्वियसली इनफाइनाइट होंगे, ठीक है ना, इसको याद रख लो, ठीक है। यहाँ पे लेकिन क्या था, यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल था क्योंकि वेरिएबल सिर्फ एक ही था यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब हाँ, इसका जनरल फॉर्म क्या लिखोगे, जनरल फॉर्म क्या लिखोगे इसका, अगर हम जनरल फॉर्म की बात कर लें, जनरल फॉर्म की अगर हम बात कर ले जनरल फॉर्म, तो आप लिखोगे इसका जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका जनरल फॉर्म होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो a और b में से कोई ऐसा नहीं कि a और b दो भी 0 हो जाए, कोई एक 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 यहाँ पे मिले, ये आपका जनरल फॉर्म हो जाएगा। यानी a b c क्या है आपका, a b एंड c आर
आपके क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। इसको भी याद रख लें, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। और ए और बी में से दो भी जीरो नहीं आ सकता है। कोई एक जीरो लेना है तो ले सकते हो, लेकिन दो भी जीरो लेना सही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर दो भी जीरो लेते हो तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपको जनरल फॉर्म याद रखना है। चलिए ये आपके नोट्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक इक्वेशन जो किसके फॉर्मेट में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है, वेयर ए बी सी क्या है आपका रियल नंबर्स है, ठीक है ना। एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, मतलब ए और बी दो भी जीरो नहीं आएंगे, कोई एक जीरो आप ले सकते हो। एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी नॉन जीरो, यानी ए और बी में से कोई एक जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अगर ए जीरो लिया तो बी जीरो नहीं आना चाहिए, अगर बी जीरो लिया तो ए जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। चलिए एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे दिया गया 5x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मैं कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने लिया था, इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो बात वही पड़ती है, ठीक है ना। तो जैसे मैं इसको ट्रांसफर इधर कर लिया तो x प्लस वाई ये माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मैंने 5x प्लस 9y इसको इधर माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसको भी आप ट्रांसफर कर लो तो माइनस 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात करेंगे। अभी हमने बात किया क्या, देखिए अभी हमने बात किया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना, टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे दो वेरिएबल तो आएंगे, लेकिन इक्वेशन दो हो जाएंगे। इक्वेशन कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। अब जरा देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, मान लीजिए 5x माइनस या प्लस 9y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो इक्वेशन है, ठीक है। कितने इक्वेशन है यहाँ पे, दो इक्वेशन है, आप देख सकते हो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दो इक्वेशन है। यहाँ भी वेरिएबल x y है, यहाँ भी वेरिएबल x और y है, ठीक है ना। आप देख लो वेरिएबल क्या है, x एंड y। तो दो वेरिएबल दो भी इक्वेशन में है, और दो इक्वेशन एक्चुअली है, तो इसलिए बोलते हैं दो इक्वेशन का मतलब बोलते हैं पेयर। दो इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, पेयर। किसका पेयर है, लीनियर इक्वेशन का है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल दिया। दो है इक्वेशन तो पेयर बोल दिया, और ये इक्वेशन कौन सा है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक तो है नहीं, तो इसे बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इस लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, x एंड y। तो लिखेंगे दो वेरिएबल है, तो इसलिए लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल, टू वेरिएबल। इसलिए इसको बोला जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर का नाम है, ठीक है। चलिए ये तो हमने आपको बता दिया। इसका जनरल फॉर्म याद रख लो, जनरल फॉर्म याद रख लो। जनरल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या याद रखना है बस, इतना आसान तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि राइट द जनरल फॉर्म। ओके, बोल भी सकता है एमसीक्यूज में। चलो इसका होता है a1x। चलो एक्चुअली जो मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लिखाया था वो क्या लिखाया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हमने क्या लिखाया था, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लिखाया था। पीछे जाकर चेक कर लो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन हम यहाँ पे पेयर की बात कर रहे हैं, किसकी, पेयर की बात कर रहे हैं। तो लो एक और लिख लेते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन अब दो भी तो सेम हो जाएगा ना, दो भी सेम हो जा रहा है, तो थोड़ा अलग दिखना चाहिए ना। तो अलग दिखने के लिए हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 ऊपर वाले को 1 1 1 डाल दो, और नीचे वाले को क्या डाल दो, a2 b2 c2 ऐसे डाल दो। सिंपल तरीका याद करने का।
तो a1x इसको पढ़ा ऐसे जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके हैं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है तरीका इसको याद करने का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके नोट्स की बात करो। अच्छा एक और चीज समझ लो पहले, तो 3 कंडीशंस यहाँ पे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो अब ये 2 पेयर जो लीनियर इक्वेशन जो यहाँ पे दिए गए इनको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। वो 3 तरीका क्या है जरा देख लीजिए। एक को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, एक को क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या मतलब है? इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, यही मतलब इंटरसेक्ट मतलब कट कर देना। ठीक है, तो ये एक लाइन है और एक लाइन है, ये लाइन L मान लो और ये लाइन M मान लो, दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट किया? यहाँ पे किया। ठीक है, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा जरा बताओ, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है ना, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे बताओ, सोल्यूशन कितने हो जाएंगे? क्वेश्चन पूछता है बताओ कि इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सोल्यूशन है। तो भैया जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने सोल्यूशन होते हैं, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने सोल्यूशन। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो एक सोल्यूशन हो गए, 1 सोल्यूशन लिखोगे आप, 1 सोल्यूशन लिखोगे। या इसी को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, इसको याद रख लें। 1 सोल्यूशन बोल सकते हो या यूनिक सोल्यूशन बोलोगे, क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया इसलिए यूनिक सोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा सबको। चलिए अब दूसरा जो आपका आता है, दूसरा जो आता है कोइंसिडेंट लाइन आती है, कोइंसिडेंट लाइन आती है। ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइन आती है। एक और चीज जरा समझ लो कि इसका जो कंडीशंस क्या होता है, कंडीशंस क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होता है, a1 by a2 does not equal to b1 by b2। अब ये क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी सिर्फ याद रख लो a1 by a2 does not equal to b1 by b2। कहीं अगर ऐसा दिख गया तो आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, अब जरा देखो नेक्स्ट जो है कोइंसिडेंट लाइन की बात कर लें। कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब होता है, कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक दूसरे को ओवरलैप कर जाना। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है? एक दूसरे को ओवरलैप कर जाना। एक लाइन है मान लो और दूसरी लाइन इसी पे ओवरलैप कर जा रही है, दूसरी लाइन 100% इसी पे ओवरलैप कर जाएगी, 100%। ठीक है ना, तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ठीक है पेन है और हमने इस मार्कर को इसी पे ओवरलैप करा दिया, ये है ना, ये है हमारे पास, दिख रहा है सबको, और ये ऐसे ओवरलैप करा दिया, तो इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अगर मैं इस लाइन, इस पेन को ऐसे क्रॉस करा दिया, ये इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो ये इंटरसेक्टिंग में कितने सोल्यूशन? 1 सोल्यूशन। लेकिन इसी को अगर ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते हुए मैंने एकदम एग्जैक्ट ओवरलैप करा दिया, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट, तो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? जितना पॉइंट्स इसके पास होगा उतने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। या आप बोल सकते हो भाई एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है, 1-2 लाइन से तो बना नहीं होता है, 1-2 पॉइंट से तो बना नहीं होता है, तो एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बने होते हैं, इसलिए ये भी इनफाइनाइट पॉइंट से बना होगा क्योंकि दोनों लाइन है। तो जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? इनफाइनाइट पे, क्योंकि इसके पास भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है और इसके पास भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है। जब दोनों ओवरलैप कर जाएंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। आई बात है समझ में? तो आपके कोइंसिडेंट लाइन का जो केस होगा, यानी एक लाइन मान लीजिए ऐसे है और दूसरी लाइन इसी पे ओवरलैप कर जाती है, इसी पे ओवरलैप कर जाती है। ठीक है, थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेते हैं इसका। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है ये और दूसरी लाइन भी इसी पे ओवरलैप कर जाती है, तो बताओ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? अब ये इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। कितने पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा? कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है ना, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ? तो सोल्यूशन तो मैंने बोला कि सोल्यूशन का मतलब जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उतने सोल्यूशन। तो सोल्यूशन लिखोगे इनफाइनाइट
नाइट मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, मेनी सोल्यूशन, या इनफाइनाइट सोल्यूशन लिखो या मेनी सोल्यूशन लिखो, ठीक है ना। कंडीशंस क्या होते हैं इसके लिए, कंडीशंस क्या होते हैं इसके लिए कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब ये क्या है मैं आपको डिस्कस करेंगे कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये आपके कंडीशंस होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब लास्ट आता है इसका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, तीन लाइंस हमने बताया पैरेलल लाइंस। पैरेलल का मतलब ही होता है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, जैसे रेलवे ट्रैक देखे होंगे आप, रेलवे ट्रैक देखें, कभी इंटरसेक्ट करता है क्या उसका ट्रैक, जब भी उसका पटरी होता है कभी इंटरसेक्ट करता है क्या, नहीं करता है, वो एकदम सीधा जाता है, पैरेलल जाता है ऐसा, ठीक है ना। जैसे आप रिवर देख लो, रिवर के जो भी कॉर्नर्स कभी ऐसे जाके मीट करते हैं क्या, नहीं करते हैं, ये सीधे ऐसे जाते रहते हैं, है ना। तो रेलवे ट्रैक है या फिर आपका जो है रिवर्स है, ठीक है, या फिर आप स्केल ले लो, स्केल के दो कॉर्नर को ले लो, मिलाओ, क्या कभी मीट करेगा, नहीं, वो पैरेलल ऐसे जाते रहते हैं। तो ये पैरेलल का बेस्ट एग्जांपल है। तो देखिए दिस इज व्हाट वन लाइन एंड दिस इज व्हाट अनदर लाइन, क्या ये दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो सोल्यूशन कितना होगा, जीरो। अरे भाई जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा तो सोल्यूशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन का मतलब क्या, इंटरसेक्ट करना चाहिए, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे देख लो सोल्यूशन क्या हो गया, लिखोगे नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ठीक है ना, नो सोल्यूशन। अब देखो कंडीशंस क्या होते हैं यहाँ पे, कंडीशंस क्या होते हैं, कंडीशंस a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये इसको याद रखें आप, ठीक है। तो ये कंडीशंस है आपके, ठीक है, कि पैरेलल लाइन में कितने सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। कंडीशंस क्या, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। और अगर इंटरसेक्टिंग की बात करेंगे वन सोल्यूशन। कंडीशन क्या था, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई 2। कोइंसिडेंट का क्या कंडीशन था, कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। कंडीशंस क्या था, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, एकदम याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म ये रहा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नोट्स अगर आपको लेना है तो नोट्स ले सकते हो, देख लो यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे तीन लाइंस रिप्रेजेंट किया गया है। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वन पॉइंट पे, ओके। और दो लाइन पैरेलल होते हैं तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, नो पॉइंट, कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा। टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट लाइन भी होते हैं। तो देखो ये वाला इंटरसेक्टिंग वाला केस लिया, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना, इसका जनरल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरसेक्टिंग लाइंस इसको बोलेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ये देख लीजिए आप, ये आपका कोइंसिडेंट लाइन है, क्योंकि दो लाइन है, देखो दोनों भी एक दूसरे को कोइंसिडेंट करके। जनरल फॉर्म तो सबका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ये पैरेलल लाइन है, ये क्या है, पैरेलल लाइन है। यहाँ पे क्या सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन होगा, यहाँ पे नो सोल्यूशन होंगे, यहाँ पे वन सोल्यूशन होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया सबको। चलिए अब जरा देखिए, हाँ यहाँ पे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने दो लाइन ले लिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है मान लीजिए, या माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, x प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है। मेरा क्वेश्चन है, बताओ कि ये पैरेलल लाइन है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है कि कोइंसिडेंट लाइन है। अब आपको ये बताना है कि वेदर इट इज पैरेलल, कोइंसिडेंट या फिर इंटरसेक्टिंग। तो देखिए बेटा बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप निकाल दिया करो a1 b1 c1 a2 b2 c2, पहले ये निकाल दिया करो। तो चलो a1 की वैल्यू क्या है, ये a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है। साइन भी मैटर करता है यहाँ पे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो चलो a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, c1 माइनस 9 हो जाएगा। माइनस 9 लिखोगे, साइन इंपॉर्टेंट है। चलो a2 की वैल्यू बताओ, नथिंग मीन्स 1 मानते हैं, 1 लिख दो। b2 की वैल्यू ये हो जाएगी प्लस 5, ये माइनस होता तो फिर माइनस 5 लिखता मैं, और ये प्लस 10 है तो प्लस 10, ठीक है ना, c2। अब a1 बाई a2 निकाल दो। a1 क्या है 2, a2 क्या है 1, 2 बाई 1 मतलब 2 ओनली, राइट, छोड़ दीजिए। चलो b1 बाई b2 निकाला करो, b1 बाई b2, तो b1 कितना है 3, b2 कितना है 5। अब जरा चेक कर लो क्या 2 बाई 1
और 3/5 इक्वल है? क्या 2/1 3/5 इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। आपको क्लियर दिख रहा है? तो आप लिखोगे, अब देखो जब a1/a2 और b1/b2 वैल्यू निकालने पे ये सेम नहीं आया, अगर सेम नहीं आया तो फिर c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू फाइंड c1/c2। c1/c2 कब निकालोगे? जब दोनों की वैल्यू सेम आ जाए। जब दोनों की वैल्यू अगर सेम आ गई, 2/1 2/1 या 3/5 3/5 या 1/3 1/3 या 5/9 5/9, मतलब अगर सेम आ गया तो फिर c1/c2 निकाला करो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। अब क्या लिखोगे? जब दो भी इक्वल नहीं है तो लिखोगे a1/a2 does not equal to b1/b2। यस सर नो? अब लिखने के बाद से आप बताओ ये कंडीशन किसका होता है? मैंने आपको बताया इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन होता है। तो लिखोगे देयरफॉर इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब ये इंटरसेक्टिंग है तो बताओ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे इसके? सोल्यूशन कितने हो जाएंगे? देयरफॉर यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। कौन सा होगा? वन या यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वन सोल्यूशन होगा या फिर उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्लियर होगी बात ना? तो ये सिंपल सा तरीका है इसको चेक करने का। चलो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 5x - 3y + 2 = 0, 10x - 6y + 4 = 0। अब बताइए, अब ये कौन सी लाइन है? तो सबसे पहले आप चेक करोगे क्या? सबसे पहले आप चेक करोगे a1 b1 c1 क्या है। तो a1 की वैल्यू आप लिखोगे क्या यहाँ पे, और b1 और c1 ये तीन वैल्यू। तो a1 हो जाएगा आपका b2, पहले a2 b2 c2। तो a1 इज 5, b1 इज -3, साइन इंपॉर्टेंट है, और ये c1 2 हो जाएगा। a2 की वैल्यू 10, b2 -6, c2 इज 4। चलिए अब a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 निकालते हैं। तो a1/a2 क्या हो जाएगा? 5/10, यानी आप इसको कैंसिल आउट कर लो, 5 1 जा 5 2 जा कितना? 1/2। चलो b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 निकालते हैं। तो b1/b2 क्या हो जाएगा? -3/-6। तो 3 1 जा 3 2 जा कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2। अब देख सकते हो दो भी वैल्यू सेम है, 1/2 दो भी क्या है? सेम है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? c1/c2। तो c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। c1 कितना है? 2, c2 कितना है? 4। अब इसको कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 1/2। अब जरा देखो तीन भी सेम है, तीन भी सेम है वैल्यू, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीन भी सेम है। तो आप लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन। मैंने आपको ये कंडीशन लिखा दिया, पहले सॉल्व करा दिया, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। और जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? देयरफॉर कितने पॉसिबल है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कितने होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है ना? इसको याद रख ले, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। चलिए अब लास्ट वाला जो है, इसमें जरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं पैरेलल का, ठीक है ना? तो अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5x + 7y + 1 = 0, 10x + 14y + 3 = 0। अब यहाँ पे चेक करना है कि वेदर इट इज इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन। तो चलो अब हम यहाँ पे a1 b1 और c1 की वैल्यू लिख लेने वाले हैं, फिर a2 b2 और c2 की वैल्यू लिखेंगे। तो a1 इज 5, b1 इज 7, c1 इज 1, a2 इज 10, a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10, और b2 की वैल्यू क्या है? 14, c2 की वैल्यू क्या है? 3। चलिए अब इसको a1/a2 निकाल दो। तो 5/10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/2। चलो b1/b2 निकाल दो। तो b1 7 और b2 14, तो 7 1 जा 7 2 जा 1/2। अब जब दो भी सेम आ जाए, तो मैंने बोला आपको
C1/C2 भी निकाल दो, अगर दो भी सेम आ जाए तो C1/C2 भी निकाल दो। तो C1/C2, C1 कितना है आपका 1, C2 कितना है आपका 3। अब जरा चेक कर लो क्या तीन भी इक्वल है, क्या तीन भी इक्वल है? नहीं, दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है। तो आप लिखोगे कि दो इक्वल मतलब A1/A2 की वैल्यू किसके बराबर है? B1/B2 के बराबर है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू व्हाट? C1/C2। और ये कंडीशन हमने आपको बताया है कौन सा है? पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है। कौन सा होता है? पैरेलल लाइन। तो देयरफॉर लिखोगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल लाइन। क्या हो जाएंगे? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन जब भी होते हैं तो क्या सोल्यूशन पॉसिबल है उसका? सोल्यूशन पॉसिबल है? नहीं। तो सोल्यूशन क्या लिखोगे? नो सोल्यूशन। क्या लिखोगे? नो सोल्यूशन। ठीक है ना, नो सोल्यूशन। तो ये आपके थे, दैट इज 3 टाइप्स के जो भी लाइन थे। और यहाँ पे मैंने आपको एनसीईआरटी का आपको टेबल दिखा दिया, ठीक है ना, कि पेयर ऑफ लाइंस यहाँ पे एग्जांपल लिया गया, पेयर ऑफ लाइंस, और इसका A1/A2 निकाला वैल्यू, ये आया, B1/B2 ये आया। तो देख सकते हो आप C1/C2 भी निकालने की जरूरत है नहीं, ये दो भी इक्वल नहीं था तो लिखोगे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो कौन सी लाइन हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। कितने सोल्यूशन होंगे? एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन होंगे। ऐसे ही पेयर ऑफ लाइन्स ये लिया गया, A1/A2 निकाला गया, B1/B2 निकाला गया, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, 2 1 2 2 3 1 3 2 तो 1/2 सेम आएगा। यहाँ भी देख सकते हो माइनस माइनस कैंसिल, 9 1 9 2 ये भी 1/2, तो 1/2 पूरे सेम है। तो इसलिए लिखोगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन किसके लिए होता है? कोइंसिडेंट लाइन। और कितने सोल्यूशन? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना। चलो ऐसे ही तीसरा इक्वेशन ये था, इसमें हमने A1/A2 निकाला 1/2, B1/B2 भी 1/2 आएगा, 2 1 2 2 तो 1/2 सेम है, तो C1/C2 निकालना बन जाता है। तो ये कैंसिल, 4 1 4 3 1/3। क्या ये 1/3 इसके बराबर नहीं है? यानी दो इक्वल है, ये तीसरा इक्वल नहीं है, तो लिखोगे दो इक्वल है लेकिन डज नॉट इक्वल टू तीसरा, यानी C1/C2। तो ऐसा कंडीशन किसके लिए होता है? पैरेलल लाइन के लिए होता है। और कितने सोल्यूशन? नो सोल्यूशन। क्लियर है सबको? अब ये मैंने आपको यहाँ पे सबका अलग अलग दिखा दिया। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, कोइंसिडेंट के लिए ये होता है, पैरेलल के लिए लास्ट वाला डज नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे एक चीज पूछता है, कंसिस्टेंसी पूछता है, कंसिस्टेंसी पूछता है। बताओ कंसिस्टेंसी क्या होगी? तो कंसिस्टेंसी में दो कंडीशन होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है कंसिस्टेंट, और एक होता है इनकंसिस्टेंट। दो होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्यूशन पॉसिबल है, जिसमें सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी अगर एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब नहीं कितने सॉल्यूशंस हैं, अगर सॉल्यूशन है बस 1 सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट बोलोगे, 2 सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट बोलोगे, 3 है तो भी कंसिस्टेंट बोलोगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट बोलोगे। बस सॉल्यूशन होना चाहिए, सो हैज सम सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी इसके अंदर जो आएंगे कौन कौन आ सकते हैं? कंसिस्टेंट के अंदर कौन आएंगे? यानी आपका इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्टिंग के पास एक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट के पास मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो एक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो मतलब उससे नहीं है, मतलब है कि सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वो कंसिस्टेंट हो जाता है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट कहलाता है, और कोइंसिडेंट लाइन वाला भी क्या होगा? कंसिस्टेंट। लेकिन इनकंसिस्टेंट क्या होता है? सिर्फ पैरेलल वाला केस होगा, जहां पे नो सॉल्यूशन, यहाँ पे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको बोल देंगे इनकंसिस्टेंट। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। याद रख लो इसको, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइन, अगर है तो कंसिस्टेंट बोलोगे, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, यानी पैरेलल लाइन का केस होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया सबको। यहाँ पे आप देख सकते हो द लाइंस में इंटरसेक्ट और सिंगल पॉइंट, ठीक है ना, एक सिंगल पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट किया उसको बोलते हैं क्या? इन दिस पेयर ऑफ लीनियर है यूनिक सॉल्यूशन होगा, और उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। अ लाइन विच पैरेलल, अगर पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा, और उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। और लाइन विच इज कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और वो भी कंसिस्टेंट कहलाता है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपके एक्सरसाइज को मैं कराऊंगा कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो होप सबको ये वीडियो लाइक जो भी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मैंने समझाया सबको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में एक छोटा सा काम करिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच।